एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर के मैथ्स के पेपर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी कि सम्मिश्र विश्लेषण पर। लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने रियल एनालिसिस पढ़ा था और इस साल अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से रियल एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमने रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब कुछ पढ़ा था, रैशनल नंबर्स वगैरह, उसी तरीके से अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और आपके सिलेबस में यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये वीडियो एक टाइप से एक रिकैप वीडियो है आपकी क्लास 11th की। हमने क्लास 11th के चैप्टर 5th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। चलिए फिर से एक बार कहानी की तरह मैथ्स की दुनिया से शुरुआत करते करते हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कैसे पहुंचे वो देखते हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे मैथ्स की दुनिया हमेशा नंबर्स के आसपास घूमती रहती थी। पहले हमें सबसे बेसिक्स नंबर सिखाए गए, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग जैसे स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब रियल लाइफ में जीरो यानी कि शून्य की बात करते हैं, जैसे अगर मेरे पास में कुछ भी नहीं है तो उस स्टेट को, उस स्थिति को नेचुरल नंबर्स में रिप्रेजेंट करना मुश्किल था, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो मैथमेटिशियंस ने कहा चलो एक नया ग्रुप बनाते हैं। पहले एक ग्रुप था नेचुरल नंबर्स का, अब एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसमें जीरो भी आ जाए, और इस तरीके से एक नया ग्रुप बन गया जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। वो है होल नंबर्स का ग्रुप, जिसके अंदर कहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो गई? नहीं, अब हमारे पास में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई? सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम आने लगी। जैसे अगर हम 2 - 5 करें तो हमारे पास में क्या आएगा, -3 आएगा। तो क्या -3 होल नंबर्स के ग्रुप में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो अब फिर से दिक्कत आने लगी। अब ये -3 कहां से लाए हम? तो इसका आंसर नेचुरल या फिर होल नंबर्स दोनों में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो तो कहते हैं कि नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे या फिर जीरो होंगे, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक और नंबर्स का ग्रुप जोड़ दिया जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये कैसे होती है? ये होती है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर माइनस भी आ गए, प्लस भी आ गए, जीरो भी आ गए, मतलब हमारे पास में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब हम माइनस भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब एक और चैलेंज सामने आया जब हम डिवाइड करने लगे। अब अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे या फिर जब हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे फ्रैक्शन वाले तो कोई नंबर्स थे ही नहीं हमारे पास में। तो इस नंबर्स की दुनिया को भी एक मतलब इनको भी नंबर्स की दुनिया में जगह देना था। तो इस तरीके से हमने रेशनल नंबर्स बनाए। रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स कैसे बनाए? जो p/q की फॉर्म में एग्जिस्ट करे, जिसमें q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो 1/2 2/3 3/4 या और ऐसे नंबर जो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होते हैं। अब हमारे पास में डिवाइड का भी हो गया और हमारे पास में सब्ट्रैक्शन का भी हो गया, हमारे पास में जीरो भी आ गया। लेकिन अब अगर प्रॉब्लम ये भी कंप्लीट नहीं लग रहे थे, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं ना जो किसी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, जैसे √2 हो गया या √3 हो गया या √4 हो गया या फिर पाई हो गया। तो इन नंबर्स के लिए भी कोई ग्रुप बनाया नहीं था। ये तो क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। तो इनके लिए एक नया ग्रुप लाया गया और उसको हमने नाम दे दिया इरेशनल नंबर्स का। इसको Q और इसके ऊपर पावर में C लिखते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या फिर डैश करते हैं, जिसके हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्यों कॉम्प्लीमेंट नंबर से के सिंबल से इसको शो करते हैं। और इसमें कौन से नंबर्स आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं √2 √3 √4 या पाई या ऐसे और नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये भी अभी अधूरा लग रहा था। सब कुछ तो आ गया था इसमें, एडिशन भी आ गया था इसमें, सब्ट्रैक्शन भी आ गया था इसमें, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, सब कुछ आ गया था। तो इस पूरी दुनिया को मिला के, इस पूरे सारे ग्रुप्स को मिला के हम क्या कहते हैं? इन सबको मिला के हम रियल नंबर्स कहते हैं। लेकिन अभी भी रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। लेकिन अभी भी हमारी कुछ ऐसी थी, इनमें कमी महसूस हो रही थी मैथमेटिशियंस को। क्यों हो रही थी? जैसे एक हम एग्जाम्पल से देखते हैं, एक इक्वेशन से देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। अब हमें ये पता है, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। हमें ये पता है कि रियल नंबर की दुनिया में अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे हम -1 का स्क्वायर करें तो भी हमें 1 मिलेगा, और हम 1 का स्क्वायर करें तो भी हमें 1 मिलेगा। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर करने पे हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलता है।
तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें हम, तो इसका क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1, यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमें पता है कि रियल नंबर सिस्टम के अंदर वो वैल्यू प्लस में ही आती है, लेकिन इधर तो माइनस में आ रही है, और ऐसा रियल नंबर सिस्टम में तो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक नया जो सिस्टम होता है वो इंट्रोड्यूस किया, एक नया टाइप का नंबर सिस्टम इन्होंने लाया, और उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और -1, अब इसको हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर को -1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √-1 प्लस माइनस √-1। तो इस √-1 को हम किससे शो करते हैं, आयोटा से शो करते हैं। ये क्या होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ये एक इमेजिनरी सिंबल होता है जो कि √-1 के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन रियल नंबर्स में नहीं था, उनके लिए हम आयोटा की मदद से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और हमारी एक नई दुनिया बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होता है, उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, c से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, और इसको मतलब जो इसके नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं, जो c होता है उसको तो हम सेट कहते हैं, मतलब सेट को, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक जनरल जो फॉर्म होता है लिखने का, वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट क्या होता है, उन नंबर्स z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y सच दैट x और y जो है वो रियल नंबर्स हैं। यानी कि z क्या है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और c क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कैसा होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जो x प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखा जाए, जो x प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखा जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें जो x होता है वो रियल नंबर होता है, जो y होता है वो भी रियल नंबर होता है, लेकिन ये जो आयोटा होता है ना, ये एक इमेजिनरी सिंबल होता है जो ये शो करता है कि ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसको एक और तरीका होता है लिखने का, वो होता है c इज इक्वल्स टू एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में सच दैट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ r। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका, रियल नंबर का रियल नंबर के साथ में। ठीक है, यहाँ पे जो अपन ने देखा ना, जो ये x था, ये x जो है ये भी क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ z है, x जो है ये रियल पार्ट ऑफ z है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x जो है ये रियल पार्ट ऑफ z है, और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। मैंने यहाँ पे बोला था कि x भी जो है वो r का एलिमेंट है, यानी रियल नंबर का एलिमेंट है, ये y भी जो है वो भी रियल नंबर का एलिमेंट है, यानी कि जो नंबर आएगा, जो ये नंबर आएगा वो रियल नंबर है, लेकिन ये जो पूरा आयोटा y के साथ में, ये जो पूरा है ना x प्लस आयोटा y के साथ में जो ये पूरा बनता है, अब जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है z का, और जो x है वो रियल पार्ट है z का। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये x क्या है, रियल पार्ट है z का, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का, और आयोटा क्या है, आयोटा हमने अभी देखा था इमेजिनरी सिंबल या इमेजिनरी यूनिट कह सकते हैं हम, इमेजिनरी यूनिट होती है। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने ये भी समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए, है ना, और हमने ये भी समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, या फिर अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में बात करें तो z इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई होता है। ठीक है, हमने जनरल फॉर्म की भी बात कर ली। अब बात आती है कि हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, जैसे हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं। तो रियल नंबर्स को हम कैसे करते हैं, रियल नंबर्स को हम एक रियल नंबर लाइन पे करते हैं, नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन पे करते हैं, जिसमें ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, फिर ऐसे आगे चलते रहते हैं, ये 1 होता है, -1, ये -2 होता है, और ऐसे -3 होता है, ऐसे आगे चलते रहते हैं। तो ये रियल नंबर लाइन होती है। अब हमको ये पता है कि अगर हम 2D में बात करें, 2D प्लेन बनाए रियल नंबर लाइन का, तो 2D प्लेन कौन सा होता है रियल नंबर लाइन का, कार्टेशियन प्लेन होता है, पढ़ा हुआ है कार्टेशियन प्लेन।
जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है इसी के अंदर हम शो करते हैं, जैसे कि ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन जिसमें ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और इसके अंदर क्या होता है ना, ये ओरिजिन होता है 0,0। अब इसके अंदर ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है ना, ये होता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये दो रियल नंबर लाइन भी तो है, एक ऐसे है 1 2 0 -1 -2, एक ऐसे है और एक ऐसे है, यानी कि ये दो रियल नंबर लाइन ही तो है। तो वहीं अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो करना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम 2D प्लेन में शो करते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का 2D प्लेन होता है हम उसको कार्टेशियन प्लेन नहीं कहते, हम उसको एक नया नाम दे देते हैं और हम उसको कहते हैं आर्गेंड प्लेन। हम उसे कहते हैं आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन में क्या होता है, जो हमारी वाई एक्सिस होती है, जो हमारी वाई एक्सिस होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी होती है। ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। और वहीं हमारी जो ये एक्स एक्सिस होती है ये रियल एक्सिस होती है। कैसे, हमने अभी देखा था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड को करते हैं हम एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमने एक्स को हमने मान लिया कि कोई नंबर है, हमने एक्स को इक्वल्स टू 2 मान लिया और वाई को हमने 3 मान लिया, ठीक है, हमने ऐसे मान लिया। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, ऐसे ही लिखेंगे हम जेड को। तो अगर हम इसको इस पे शो करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने देखा कि जो एक्स होता है, अभी हमने पीछे समझा था कि एक्स क्या होता है, एक्स होता है हमारा रियल पार्ट, जेड का रियल पार्ट होता है। और वाई, वाई क्या होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, जेड का इमेजिनरी पार्ट होता है जेड का। तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 रियल पार्ट हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, 3 इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट को हम कहाँ पे शो करेंगे, हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। क्यों, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो रियल नंबर लाइन है, लेकिन जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी नंबर लाइन है, इसीलिए जो भी नंबर आयोटा के साथ में होगा उसको हम इमेजिनरी लाइन पे शो करेंगे। जैसे ये 1, ये 2 और ये 1 2 3। तो जो यहाँ पे ये नंबर बनेगा ना, इस नंबर को हम क्या कहेंगे 2,3, यानी कि x, y। तो ये क्या पॉइंट हो गया, ये एक z पॉइंट हो गया, ये z पॉइंट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मतलब नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, अब ये सब हमने पूरा समझ लिया है। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेन होता है उसको आर्गेंड प्लेन कहते हैं, ठीक है। इजी भाषा में पूरा हमने ये चीज समझ ली है। चलिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन जो रियल में हमें एग्जाम में लिख के आनी है वो समझ लेते हैं। इंग्लिश में है, इसको अभी समझ लेते हैं, हिंदी में समझा दूंगी और इसके हिंदी के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक z प्लस एक्स z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म का नंबर जहां पे x और y क्या है, r के एलिमेंट है और i क्या है, अंडर रूट माइनस आयोटा है, सॉरी आयोटा क्या है, अंडर रूट -1 है। तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। वो z क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जिसमें जो ये x और y होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर z के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं रिस्पेक्टिवली। x क्या होगा, रियल पार्ट होगा और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। और हम उसको लिखते कैसे हैं, रियल पार्ट को, जैसे रियल पार्ट है तो हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, मतलब r e और ब्रैकेट में z, एंड इमेजिनरी पार्ट को हम i m और ब्रैकेट में z। तो ये थी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। इसमें हमारा जनरल फॉर्म आ गया, आयोटा की वैल्यू आ गई, x और y को कैसे लिखते हैं और ये क्या होते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, इसके अंदर पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के अंदर हमको ये लिख के आना होता है, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस की जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ में परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैथ्स वाले हैं तो ऑपरेशन का मतलब काट पीट नहीं होगा, ऑपरेशन होता है एक मेथड, मेथड टू कंबाइन 2 और मोर एलिमेंट्स या फिर नंबर्स या कुछ भी कंबाइन करने के लिए। जैसे 2 है और 3 है, इसको कंबाइन करने के लिए हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे प्लस का, तो कंबाइन होकर ये 5 हो जाता है। तो यही ऑपरेशन होते हैं। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कंबाइन करने के लिए क्या मेथड्स यूज करेंगे वो पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने ले लिया कि z क्या है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, और हमने एक ले लिया z1 ले लिया, z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 है, z2 क्या है, x2 प्लस आयोटा y2 है। तो इनके अंदर क्या ऑपरेशन लगेंगे वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन इसमें लगेगा इक्वालिटी का, इक्वालिटी का ऑपरेशन लगेगा। कैसे समझते हैं, जैसे z1 है, z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, और z2 क्या है, z2 है x2 प्लस आयोटा y2। अब अगर z1 इक्वल है z2 के, अगर z1 इक्वल है z2 के, तो x1 भी इक्वल होगा x2 के और y1 भी इक्वल होगा y2 के। यही ये
इक्वालिटी का ऑपरेशन है। ठीक है, क्या है कि अगर Z1 Z2 का इक्वल है तो X1 X2 के इक्वल होगा और Y1 Y2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम एडिशन का देखते हैं। एडिशन में क्या होता है ना कि जैसे Z1 प्लस Z2 है, ठीक है ना। अब अगर हमको इसको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम इसका अंदर क्या करेंगे, जो इसके रियल पार्ट्स होंगे, Z1 का रियल पार्ट क्या है, Z1 का रियल पार्ट है X1, Z2 का रियल पार्ट क्या है, Z2 का रियल पार्ट है X2। वैसे ही Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है Y1, और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, Z2 का इमेजिनरी पार्ट है Y2। तो ऐड करने के लिए Z1 और Z2 को ऐड करने के लिए हम इनके इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में ऐड कर देंगे और रियल इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में ऐड कर देंगे। कैसे कर देंगे कि X1 को X2 के साथ में ऐड कर दिया, क्योंकि X1 और X2 क्या है, X1 और X2 दोनों ही रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम Z1 माइनस Z2 पे। तो इसके अंदर सेम वही है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में से माइनस कर देंगे और रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से माइनस कर देंगे, लेकिन बीच में हमेशा प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपने x1 माइनस x2 किया और हमें x3 मिल गया, ठीक है, और वही हमने y1 माइनस y2 किया, हमें y3 मिल गया सपोज। तो हमारे पास में Z3 क्या आ जाएगा, Z3 क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, वैल्यू रख देंगे तो ये जगह x3 प्लस आयोटा y3, तो ये वापस उसी जनरल फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट के टाइम पे भी इसमें बीच में भी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट बन जाएगा, जो कि हम आगे समझेंगे। तो बस इतना याद रखना है कि सब्ट्रैक्ट करते टाइम भी बीच में प्लस ही आएगा, क्योंकि हमें वापस से जनरल फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, तो वापस से बीच में प्लस ही आएगा, बीच में सब्ट्रैक्शन में माइनस नहीं लगता है। फिर आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें क्या करना होता है, अगर हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों ब्रैकेट्स को नॉर्मल अलजेब्रा की तरह मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों कैसे करते हैं, तो हम इसमें देखते हैं। देखिए Z1 इंटू Z2 कर रहे हैं हम, ठीक है, Z1 इंटू Z1 कर रहे हैं। Z1 क्या है, Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 क्या है, Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले इसके साथ में करते हैं, फिर अपन इसको इसके साथ में करते हैं ना, तो वैसे ही करना है। x1 x2 प्लस x1 इंटू आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो x1 x2 प्लस x1 आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस ये माइनस y1 y2 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हम इसके अंदर से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों अलग चीज चली जाएंगी, क्योंकि अब इसमें से आयोटा हट चुका है। अब इसमें से आयोटा हट चुका है तो अब ये भी क्या हो गया है, ये रियल पार्ट बन चुका है। जिस भी नंबर के साथ में आयोटा लगेगा वो z का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अगर आयोटा मल्टीप्लाई करने पर आयोटा जिस भी वैल्यू के साथ में हट जाएगा वो रियल पार्ट बन जाएगा। तो रियल पार्ट और रियल पार्ट को साथ में रख देते हैं, तो ये x1 इंटू x2 रियल पार्ट है, माइनस y1 इंटू y2 क्या हो गया, ये भी रियल पार्ट है। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये आयोटा इनके साथ में लग रहा है। अब आयोटा इस टर्म के साथ में लग रहा है, इसीलिए ये जो टर्म हो जाएगी, ये Z3 मान लो, Z3 आया हमें मल्टीप्लाई करने पे, Z4 मान लो, तो ये जो हमें मिल रहा है ये Z4 का इमेजिनरी पार्ट होगा और ये Z4 का रियल पार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा में हम जैसे ब्रैकेट्स को ब्रैकेट्स होते हैं नॉर्मल a प्लस बी का c प्लस डी के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखते हैं कि आयोटा का जब स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। डिवीजन के अंदर थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है। अगर हम Z1 को Z2 से डिवाइड करते हैं, डिवीजन के अंदर जब हम Z1 को Z2 से डिवाइड करते हैं तो जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना पड़ता है हमें, ठीक है, डिनोमिनेटर का हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। मतलब अगर Z2 क्या है, Z2 है x प्लस आयोटा y, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में अंदर बीच में माइनस आ जाता है। इतनी सी चीज समझ लो कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, z के ऊपर हम बार लगा देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉन्जुगेट बन जाता है। और कॉन्जुगेट को हम कैसे लिखते हैं, x माइनस आयोटा y, बीच में क्या आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है। तो डिवीजन के अंदर हमें क्या करना होता है, डिवीजन के अंदर हमें जब Z1 अपन Z2 कर रहे होते हैं तो हमें Z2 का क्या लेना पड़ता है, कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। यानी कि अगर Z2 जो है, यहाँ पे 2 आएगा, अगर Z2 क्या है, Z2 x2 प्लस आयोटा y2 है, तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर दोनों को इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम रेशनलाइजेशन करते थे ना, जैसे हम रेशनलाइजेशन करते थे, बस उसी तरीके से। जैसे कि हमारे पास में z1 अपॉन z2 करना है, और z1 क्या है हमारे पास में x1 प्लस आयोटा y1 है, z2 हमारे पास में x2 प्लस आयोटा y2। तो हम क्या करते हैं, इसके रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते थे, बीच में माइनस ले लेते थे, और उसी माइनस को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 माइनस आयोटा y2 से, और नीचे भी x2 माइनस आयोटा y2 से, यानी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर नॉर्मल रियल डिवीजन बच जाता है। तो जो हमें ये मिलता है ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों ब्रैकेट्स को नॉर्मल अलजेब्रा की तरह मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों कैसे करते हैं, तो हम इसमें देखते हैं। देखिए z1 इंटू z2 कर रहे हैं हम, ठीक है, z1 इंटू z1 कर रहे हैं। z1 क्या है, z1 है x1 प्लस आयोटा y1, और z2 क्या है, z2 है x2 प्लस आयोटा y2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले इसके साथ में करते हैं, फिर अपन इसको इसके साथ में करते हैं ना, तो वैसे ही करना है। x1 x2 प्लस x1 इंटू आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो x1 x2 प्लस x1 आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस ये माइनस y1 y2 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब हम इसके अंदर से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों अलग चीज चली जाएंगी, क्योंकि अब इसमें से आयोटा हट चुका है। अब इसमें से आयोटा हट चुका है, तो अब ये भी क्या हो गया है, ये रियल पार्ट बन चुका है। जिस भी नंबर के साथ में आयोटा लगेगा वो z का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अगर आयोटा मल्टीप्लाई करने पर आयोटा जिस भी वैल्यू के साथ में हट जाएगा वो रियल पार्ट बन जाएगा। तो रियल पार्ट और रियल पार्ट को साथ में रख देते हैं, तो ये x1 प्लस x1 इंटू x2 रियल पार्ट है, माइनस y1 इंटू y2 क्या हो गया, ये भी रियल पार्ट है। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये आयोटा इनके साथ में लग रहा है। अब आयोटा इस टर्म के साथ में लग रहा है, इसीलिए ये जो टर्म हो जाएगी, ये z3 मान लो, z3 आया हमें मल्टीप्लाई करने पे, z4 मान लो, तो ये जो हमें मिल रहा है ये z4 का इमेजिनरी पार्ट होगा और ये z4 का रियल पार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा में हम जैसे ब्रैकेट्स को खोल, ब्रैकेट्स होते हैं नॉर्मल a प्लस बी का, c प्लस बी के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखते हैं कि आयोटा का जब स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। डिवीजन के अंदर थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है। अगर हम z1 को z2 से डिवाइड करते हैं, डिवीजन के अंदर जब हम z1 को z2 से डिवाइड करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना पड़ता है हमें। ठीक है, डिनोमिनेटर का हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। मतलब अगर z2 क्या है, z2 है x प्लस आयोटा y, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में अंदर बीच में माइनस आ जाता है। इतनी सी चीज समझ लो कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, z के ऊपर हम बार लगा देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉन्जुगेट बन जाता है। और कॉन्जुगेट को हम कैसे लिखते हैं, x माइनस आयोटा y, बीच में क्या आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है। तो डिवीजन के अंदर हमें क्या करना होता है, डिवीजन के अंदर हमें जब z1 अपन z2 कर रहे होते हैं तो हमें z2 का क्या लेना पड़ता है, कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। यानी कि अगर z2 जो है, यहाँ पे 2 आएगा, अगर z2 क्या है, z2 x2 प्लस आयोटा y2 है, तो z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम रेशनलाइजेशन करते थे ना, बस उसी तरीके से। जैसे कि हमारे पास में z1 अपॉन z2 करना है, और z1 क्या है हमारे पास में, x1 प्लस आयोटा y1 है, z2 हमारे पास में x2 प्लस आयोटा y2। तो हम क्या करते हैं, इसके रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते थे, बीच में माइनस ले लेते थे, और उसी माइनस को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 माइनस आयोटा y2 से, और नीचे भी x2 माइनस आयोटा y2 से, यानी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर नॉर्मल रियल डिवीजन बच जाता है। तो जो हमें ये मिलता है ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम 2 और कॉन्सेप्ट्स भी लेते हैं, एडिटिव इनवर्स का और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को हिंदी में कहते हैं हम योगात्मक व्युत्क्रम, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम हिंदी में कहते हैं गुणात्मक व्युत्क्रम। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में ऐड हो जाए और हमें 0 दे दे। फॉर एग्जाम्पल ये डैश जगह, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फिल करना है, वो किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जाम्पल z के साथ में ऐड होके 0 दे दे, तो वो क्या होगा,
ऊपर दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा। तो वो क्या होगा? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में जुड़ के हमें जीरो दे दे, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? वो माइनस जेड होगा। माइनस जेड होगा और हम उसको कैसे लिखेंगे? माइनस एक्स प्लस आयोटा माइनस वाई। अगर हमारा जेड जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स होगा, हम उसको माइनस एक्स प्लस आयोटा माइनस वाई की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर हो जो z के साथ में मल्टीप्लाई करके हमें 1 दे दे, जो किसी भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करके हमें 1 दे दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा जो हमें इसके साथ में मल्टीप्लाई करके 1 दे देगा, 1 दे देगा। तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/z होगा, ऑब्वियसली, है ना? यही होगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं 1/z इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो दो टॉपिक है ना, इन दो टॉपिक मतलब ये याद रखने वाली है, ये वैल्यूज को याद रखने वाली, माइनस जेड की और 1/z की वैल्यूज को याद रखने वाली चीज है, और बाकी चीज मैंने डिटेल में समझा ही दी है। अब फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो और चीजें हम इसके बेसिक में पढ़ते हैं, जो क्या है? जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। कुछ और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ते हैं, किसके पर्सपेक्टिव में? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं। जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज होती है ना, ये जैसे वैसे ही फॉलो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी, जैसे हम रियल नंबर्स में फॉलो करते थे। ठीक है। तो मैं इन्हें यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी डिटेल में, आप लोग इन्हें अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और पढ़ के अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपकी बुक होगी गोखरू वाली, उस बुक में से आप इसको देख के अपने नोट्स में से उतार सकते हैं, सेम टू सेम जैसा वो समझा रखा है बुक के अंदर, बहुत ही ईजी वे में समझाया हुआ है। सारी प्रॉपर्टीज को, चाहे वो क्लोजर हो, प्रॉपर्टीज हो, सॉरी क्लोजर हो, कम्यूटेटिव हो, एसोसिएटिव हो या डिस्ट्रीब्यूटिव हो, वो सारी बताई हुई हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि नंबर्स कैसे ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, नंबर्स कैसे ग्रेजुअली हमारे ग्रो करते हैं, और फिर उसके बाद में रियल नंबर्स की लिमिटेशन यानी कमियों ने किस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया। फिर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइन किए जाते हैं और उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, उनका आर्गेन प्लेन पर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, और उनके साथ कौन कौन से एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगते हैं। ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। इसको अच्छे से कर लिया तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सब्जेक्ट का एक बढ़िया सा बेस बन के तैयार हो जाएगा। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।